क्वेश्चंस यहाँ पे एसएससी एक्ट से ही पूछ रहा है, कहानियों से नहीं पूछ रहा। भी आ जाए तमिल से रिलेटेड कोई भी चीज आ जाए तो आपको पेरियार जी ठोक के आ रहे हैं। जलियांवाला बाग से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत क्वेश्चन पूछे। ये देखो कम से कम 5-7 क्वेश्चन जलियांवाला बाग से क्वेश्चन पूछे हैं। ठीक, तो दुर्गावती जी ने है ना भगत सिंह की वाइफ बन गई, नकली वाइफ बन गई कि मैं भगत सिंह की वाइफ हूँ, और ट्रेन से छुप के ये लाहौर से और आ गए थे कोलकाता। अब ये खुदीराम बोस जी है ना, इससे रिलेटेड भाई 4-5 क्वेश्चन आए और रिपीटेड पे आए हैं। ये जो 4-5 करवा दूंगा यही बार बार रिपीट हो रहा है। एसएससी फंसा रहा है आपको ऐसे क्वेश्चंस के अंदर जो ना तो कोई मास्टर करवा रहा है, ना किसी कोर्स में डिजाइन है, ना कुछ और जगह। लेकिन भाई मैं इसका पूरा सोल्यूशन लेके आ गया हूँ। मैं लेके आया हूँ एडिक्विटी के करवाए, जो एसएससी की कंपनी है वो करवा रही एग्जाम, सीजीएल में हुआ हो, सीपीओ में हुआ हो, या फिर सीएचएसएल में हो, ये सारे के सारे भाई क्वेश्चंस का मैं निचोड़ लेके आ गया मॉडर्न हिस्ट्री का। और इस वीडियो के अंदर आपको है ना पूरी डिटेल में आपके एग्जाम से रिलेटेड, इससे बाहर आपके एग्जाम में कुछ भी नहीं आने वाला। अगर कुछ आएगा तो भाई उसका भी मैं निचोड़ रखूंगा। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखना आप। और इसके अंदर मैंने 5 टॉपिक करवाए और बहुत ही भयंकर तरीके से करवाए, और वो क्वेश्चन करवाए जो भाई रिपीटेड है। और ये क्वेश्चन नहीं किया ना भाई तो आपका भाई होना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। आप कुछ भी पढ़ लेना लेकिन ये नहीं पढ़े ना तो फिर आपको थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है, आपको दिक्कत आएगी। तो मैं पूरी डेप्थ में कवर करवा रहा हूँ पूरी मॉडर्न हिस्ट्री बिल्कुल कम टाइम के अंदर, और वन शॉट आपका रिवीजन रहने वाला है। ठीक है, एडवेंट ऑफ यूरोपियन पहला चैप्टर है। दूसरा इसके अंदर रिवोल्ट, इंडियन नेशनल मूवमेंट, पोस्ट इंडिपेंडेंस, आर्ट एंड कल्चर, मिशनरीज, ये सारी चीज़ें मैं आपको कवर करवा रहा हूँ। तो अपन शुरू करते हैं अपने पहले टॉपिक से, एडवेंट ऑफ यूरोपियन, यानी कि यूरोपियंस आए तो उन्होंने कैसा क्या कुछ किया। देखो भाई रेगुलेटिंग एक्ट वगैरह यहाँ पे है। तो रेगुलेटिंग एक्ट वगैरह होते क्या थे, देखो यूरोपियंस आए तो उन्होंने आके अपना दबदबा जमाया। दबदबा जमाने के बाद है ना उन्होंने कुछ रूल्स वगैरह लाने शुरू किए, लो लेके आगे, रूल वगैरह लेके आगे कि आप इस अकॉर्डिंग करो, यानी कि इंडिया की जनता अब इन रूल और लॉ के अकॉर्डिंग भाई काम करेगी। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया था। ठीक है, 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था ना वो पूछ रखा है कि ये क्या चीज़ था, कि क्या चेंजेस आए थे इसके अंदर। तो हर साल कुछ ना कुछ लाते रहते थे। तो क्या आपको सारे एक्ट वगैरह याद करने? नहीं भाई, सारे एक्ट वगैरह याद नहीं करने, क्योंकि एसएससी पूछ ही नहीं दी क्वेश्चन। क्यों आपको दिमाग पे जोर देना है भाई? ये आपका वन शॉट सॉल्यूशन है, मतलब कि इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना। चैनल से जुड़ जाओ, इस चैनल से बाहर आपको कुछ देखने को नहीं मिलेगा। बिल्कुल 23 से पेपर शुरू होंगे, तब तक मैं आपका पूरा जीके का सिलेबस खत्म करवा दूंगा। और 15 से प्लस आप मान के चलो, 15 से प्लस आपके यहीं से आने वाले। तो क्या चीज़ थी वो? तो वो था, इट क्रिएटेड ए सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द गवर्नर जनरल बंगाल विद ए न्यू एग्जीक्यूटिव पावर। पहले क्या होता था, अलग अलग चीज़ें होती थी भाई, मद्रास का अलग होता था, बॉम्बे का अलग होता था। लेकिन इन्होंने है ना 1773 के अंदर इन्होंने एक ही कर दिया कि भाई अब तुम्हारा गवर्नर जनरल सिर्फ एक ही रहने वाला है, और वो रहेगा बंगाल का। और बंगाल के गवर्नर जनरल को ही भाई यहाँ पे सारी पावर दे दी गई थी। ठीक है, अब पहला गवर्नर जनरल आपसे पूछ लेता है बंगाल का कौन था, तो पहला गवर्नर जनरल बंगाल का था हास्टिंग। ठीक है, तो हास्टिंग याद कर लेना, लॉर्ड हास्टिंग बोल देते हैं लेकिन लॉर्ड वगैरह मैं बोलता नहीं उनको। तो हास्टिंग वगैरह, हास्टिंग को याद कर लेना कि ये पहला गवर्नर जनरल था बंगाल का। पूछता है क्या भाई ये भी चीज़ आती है? भाई ये क्वेश्चन आए हुए हैं आपके पेपर में, और ये पेपर में आए हुए हैं ना, इसलिए मैं आपको करवा रहा हूँ। फालतू चीज़ कुछ भी नहीं मिलेगी, कोई टाइम पास नहीं मिलेगा और कुछ भी नहीं मिलेगा। सटीक बातें होंगी और जो होगा ना मैं बिल्कुल डेप्थ में समझाता चलूँगा। अब जो 1773 वाला रेगुलेटिंग एक्ट आया था ना, उसका मेन पर्पज़ क्या था? उसका मेन पर्पज़ था कि टू ग्रांट कंप्लीट इंडिपेंडेंस टू ईस्ट इंडिया कंपनी। पहले देखो ब्रिटिशर्स थे, ये आए थे अपने यूके वगैरह से, वहाँ से आए थे। अब इनके पास पावर नहीं होती थी। अब अपने देश का कोई आदमी बाहर जाएगा तो क्या देश वाले, अपनी देश की सरकार क्या बोलेगी? लाओ पैसा लाओ, ये करो वो करो, सब करती है। ठीक है, रूल वगैरह, लॉ वगैरह उनको फॉलो करने पड़ते हैं। लेकिन ब्रिटिशर्स ने कह दिया था अब तुम गए हो ना ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों बोलते थे? क्योंकि अपना भारत है ना यहाँ पे है यूके, और अपना भारत यहाँ आया, अपना भारत पड़ता है ईस्ट में, इसलिए ईस्ट को बोलते हैं, और ईस्ट इंडिया कंपनी इसको बोलते थे। ठीक है, जो वहाँ से ब्रिटिशर्स आए थे उनको बिल्कुल छूट दे दी थी भाई तुम करो जो तुमको करना है। ठीक है, 1773 वाले एक्ट में ऐसे छूट दे दी थी, जो तुमको करना है कर लो। अब इसका देखो ना, उनको आगे नुकसान भी देखना पड़ेगा, वो मैं आपको आगे क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, रैयतवारी सिस्टम ऑफ द लैंड रेवेन्यू। रैयतवारी सिस्टम पूछ लेता है कि क्या था? ये लैंड रेवेन्यू सिस्टम था, इंट्रोड्यूस इन साउथ इंडिया। ये पूछ लेगा रैयतवारी सिस्टम कहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था? ये भाई साउथ इंडिया में इंट्रोड्यूस। तो ये क्वेश्चन है, कोई नहीं बताएगा, सिर्फ आपको पढ़ाने वाले क्या करेंगे, क्वेश्चन पढ़ कर बता दें। लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान कौन दिलवाएगा भाई? और क्वेश्चन, इन क्वेश्चन के अंदर से भी क्वेश्चन बन रहे हैं। यही तो खेला खेल दिया है एसएससी इस बार। तो ये आपको कौन बताएगा? आपका भाई बताएगा। ठीक है, अब दूसरे क्वेश्चंस के अंदर क्या है कि रैयतवारी सिस्टम जो साउथ इंडिया के अंदर था वो किससे रिलेटेड है, मतलब उस टाइम पे कौन गवर्नर जनरल या फिर ऐसे इस टाइप से पूछेगा कि रैयतवारी सिस्टम बनाया किसने था, इससे रिलेटेड कौन है? तो इससे रिलेटेड है थॉमस मुंड्रो। थॉमस मुंड्रो कौन था? अंग्रेज ही था जो रैयतवारी सिस्टम लेके आया था। इसने बताया था भाई लैंड रेवेन्यू आपको किस हिसाब से लेना है। आपको क्या पूरा सिस्टम समझना है? नहीं, बस आपको ये नाम याद रखना है जो मैंने बता दिया। पूरा रैयतवारी सिस्टम आपको नहीं समझ
समझना है, ठीक है। जो समझाने की चीज़ है वो बता दूंगा। व्हाट वाज द इल्बर्ट बिल, जो इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी हुई थी ना, वो इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी कब हुई थी ये भी मैंने आगे क्वेश्चन करवा रखा है पूरे डेप्थ में, इससे रिलेटेड और भी डेप्थ में क्वेश्चन करवा रखा है, ठीक है। तो उसमें आप लास्ट तक जरूर से बने रहना, बहुत तगड़ी तगड़ी चीज़ें होने वाली। और इंडियन नेशनल मूवमेंट है ना भाई, इससे तो भर भर के क्वेश्चन आ रहे हैं, और ये क्वेश्चन सिर्फ आपका भाई करें। तो इस ये कंट्रोवर्सी थी किसके रिलेटेड, ये थी इक्वलिटी ऑफ जुडिशियल पावर फॉर द इंडियन जजेस। मतलब कि इसके अंदर ऐसे कह दिया गया था कि जो इंडियन जज है ना, वो भाई ट्रायल वगैरह, इंडियन जज ट्रायल वगैरह नहीं कर सकते ब्रिटिशर्स का। मतलब कि अगर कोई ब्रिटिशर्स हो गया ना मुजरिम, तो इंडियन जज भाई उसका केस नहीं लड़ सकते। मतलब इंडियन जज उसके पास पावर नहीं रहेगी कि वो भाई वहाँ पे जज बन के बैठे जब किसी अंग्रेज का ट्रायल चल रहा है। तो ये सब चीज़ें अगर किसी हिंदू का चल रहा होगा तो अंग्रेज बन सकता है, लेकिन अंग्रेज का चलेगा ना तो हिंदू जज नहीं बन सकता। तो ये चीज़ें थी भाई इल्बर्ट बिल में, और ये कंट्रोवर्सी वहाँ पे उठी थी। अब इस कंट्रोवर्सी से क्या क्या नुकसान हुई, क्या चीज़ें हुई, फिर क्या चेंजेस हुई, वो सारी चीज़ें आगे मैंने बता रखी डेप्थ में। अभी एक साथ इतना नहीं, जितना बता रहा हूँ नॉर्मल उतना पड़ता है। परमानेंट सेटलमेंट जो 1793 में आई थी, ये भी एक लैंड रेवेन्यू सिस्टम था। आपको दो लैंड रेवेन्यू सिस्टम देखना है, एक तो रैयतवारी सिस्टम, ठीक है, जो मैंने आपको पहले बता दिया, और दूसरा क्या है, ये परमानेंट सेटलमेंट, ठीक है। ये भी एक लैंड रेवेन्यू सिस्टम था जो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। ये कॉर्नवालिस ने इंट्रोड्यूस किया था। पूछ लेगा आपसे भाई कि परमानेंट सेटलमेंट कब हुआ था, 1793 में, ठीक है, बता दिया मैंने। अब ये किसने इंट्रोड्यूस किया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इंट्रोड्यूस किया था। और ये कहाँ पे हुआ था, ये पूछेगा कि हुआ कहाँ पे था। ये हुआ था बंगाल और बिहार के अंदर। क्यों बंगाल और बिहार में, क्योंकि भाई जनता है ना बंगाल और बिहार के अंदर ही ज़्यादा है। आज के दिन भी आप देखोगे तो बंगाल, बिहार और यूपी, ये तीन ही स्टेट है जिसके अंदर सब ज़्यादा जनता है। तो पहले भी ऐसा ही सीन था, बंगाल बिहार में ज़्यादा जनता रहती थी, मतलब ज़्यादा रेवेन्यू आएगा वहाँ से, टैक्स वगैरह ज़्यादा है। और पहले टैक्स वगैरह तो आता था एग्रीकल्चर से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें। अब उसके बाद आया वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। अब आप बोलोगे यार एक्ट ही करवा रहे हो भाई, ये टॉपिक ही एक्ट है, ठीक है। मतलब कि एडवेंट ऑफ यूरोपियन, जब यूरोपियंस आए थे तो एक्ट वगैरह ही ज़्यादातर लेके आए थे। और क्वेश्चंस यहाँ पे एसएससी एक्ट से ही पूछ रहा है, कहानियों से नहीं पूछ रहा कि अब ये आया, अब कौन था, ये था, ये सब नहीं पूछ रहा है। जो एक्ट वगैरह से क्वेश्चंस आए ना, वो ही मैं आपको डेप्थ में करवा रहा हूँ भाई। अगर देखो पॉलिटी की मैंने वीडियो अपलोड कर दी है, आपने नहीं देखी है तो जाके देखो। पॉलिटी की वीडियो धुआंधार ऐसी अपलोड की है, एंशिएंट हिस्ट्री की मैंने अपलोड कर दी है, और मिडिएवल हिस्ट्री की अपलोड कर दी है। ये तीनों वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है, तो चैनल पर जाके देखो। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भाई ठोक दिया करो। और जो दूसरों की मेहनत की कदर करता है ना, ऊपर वाला उसकी मेहनत की कदर करता है। तो आप मेरी मेहनत की कदर करो। मैं आपके लिए इतना सब कुछ कर रहा हूँ, आपके लिए क्वेश्चन अरेंज करना, निकाल के लाना, सारे पेपर को एनालाइज करना, फिर यहाँ पे टाइप करना, कितनी मेहनत लगती है भाई, पूरा दिन निकल जाता है इसी में। लेकिन फिर भी आप टेंशन मत लो, मैं आपके लिए मेहनत करता रहूँगा। और कमेंट जरूर करना। कमेंट से क्या होता है, एक तो देखो मेरे को सारी चीज़ें पता चल जाती है कि आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, कौन सा क्वेश्चन समझ में नहीं आया, ये सब कमेंट करते हो, तो उससे मेरे को सारी पता चल, उनका मैं रिप्लाई करता हूँ, ठीक है। तो वो आप करते रहोगे। और वीडियो वगैरह कैसे लगे। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था, कब आया था। अब ये क्वेश्चन भी बनता है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया था, 1878 में आया था, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अब कौन था इस टाइम पे गवर्नर जनरल वगैरह, वो भी आगे मैं कवर करवाऊंगा कौन था। अभी जितना करवा रहा उतना करो। इसको गैगिंग एक्ट बोलते थे। अभी गैगिंग एक्ट का मतलब क्या है, हिंदी मीडियम में भी गैगिंग एक्ट दे रखा है। गैगिंग एक्ट मतलब कि ऐसे था कि जो, एक सेकेंड में इसको क्लियर कर देता हूँ एक बार। तो गैगिंग एक्ट का मतलब क्या था कि भाई दबदबा ही रहता था इनका, कि जो यूरोपियंस थे ना, जो अंग्रेज थे, वो खुद का दबदबा रखते थे भाई। तो ये दबाने की कोशिश वगैरह की गई थी उस टाइम पे, किसको, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के दौरान। और ये क्या था, सप्रेस इंडियन लैंग्वेज न्यूज़पेपर दैट्स क्रिटिसाइज कॉलोनियल पॉलिसीज। जो उस टाइम पे अपने हिंदुस्तानी न्यूज़पेपर थे ना, इंडियन लैंग्वेज के, जो भाई हिंदी में भी हो जाते, कोई मद्रास था, कोई बंगाली में, ये न्यूज़पेपर वगैरह खूब निकलते थे। और उस टाइम पे पता है मीडिया का बहुत तगड़ा रोल प्ले होता था लोगों तक बातें पहुँचाने का। तो उस टाइम मीडिया प्ले रोल अच्छा करती थी, लेकिन कॉलोनियल पॉलिसीज़ का वो करते थे क्रिटिसाइज, कि भाई अंग्रेज ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं, अपने देश में ऐसा आके कर रहे हैं। तो इसको दबाने के लिए है ना वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया कि अब इंडियन लैंग्वेज में हमारे अंग्रेजों के खिलाफ कोई भी कुछ भी नहीं छापेगा। ये इंडियन लैंग्वेज न्यूज़पेपर वगैरह जो गलत छापते हैं वो छाप नहीं सकता। तो एक टाइप से ये अपनी दादागिरी दिखा रहे थे भाई वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में। अब ये नाम से ही क्लियर है, प्रेस एक्ट। प्रेस मतलब क्या, प्रेस मतलब वो ये है न्यूज़पेपर वगैरह छपना है ये सब। और प्रेस एक्ट आया है तो इसमें गैगिंग एक्ट है, ये इस तरीके से आ रहा है। एक्ट वगैरह किस लिए आते हैं, प्रेस से रिलेटेड एक्ट है, तो ये किस लिए आएगा, तो प्रेस से रिलेटेड एक्ट है भाई, इंडिया वगैरह की लैंग्वेज को दबाने के लिए या ऐसे कुछ करने के लिए आएगा। रेगुलेट प्रिंटिंग कॉस्ट, ऐसा कुछ मतलब नहीं है। प्रमोट वर्नाकुलर एजुकेशन लिटरेसी, वर्नाकुलर कोई लिटरेसी मतलब ही नहीं है। फैसिलिटेट ट्रांसलेशन इंग्लिश न्यू इंटरव्यू, ये नहीं, इससे कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। अब चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट आया था। ये एक्ट है ना ज़्यादा नहीं है, जितने मैं करवा दूंगा उतने ही एक्ट आपको करके जाना है भाई। ये तो बहुत ज़्यादा एक्ट हो भाई, ज़्यादा नहीं है, जितने करवा उतने करके जाने। अब यार याद
नहीं हो रहे, याद नहीं हो रहे, मैं आपको बहुत डेप्थ में समझा रहा हूँ, अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ, ठीक है। अब फिर भी समझ में ना आए तो आप दोबारा इस वीडियो को देखना और तीसरी बार देखना, ठीक है। नोट्स वगैरह बनाना नहीं, टेलीग्राम ज्वाइन करो, लिंक में डिस्क्रिप्शन दे रखा है टेलीग्राम का, और ये सारी चीज़ें आपको फिक्स मिल जाएंगी टेलीग्राम के ऊपर। इसकी PDF अपलोड कर देता हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों में आपको मिल जाएगा टेलीग्राम, तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना। तो चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट आया था 1929 के अंदर, और ये था, अब आपसे ये भी पूछ लेगा कि चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट आया था 1929 में, वो उसमें क्या चीज़ें आई थी, तो उसमें ये पूछ लेगा तो ये मैरिज एज थी ना गर्ल्स की, वो 14 साल कर दी गई थी और बॉयज़ की 18 साल कर दी गई थी। ये पूछ लेगा क्वेश्चन कि मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट में गर्ल्स की मैरिज एज कितनी थी और बॉयज़ की कितनी थी, ये पूछ लेगा। तो लड़कियों की 14 साल थी और लड़कों की 18 साल थी। और इसको क्या बोला जाता था, इसको बोला जाता था शारदा एक्ट। तो 1929 का शारदा एक्ट अगर आपसे पूछ ले कि क्या एज थी तो आप बता दोगे, ठीक है। और आपसे पूछ लिया कि भाई बॉयज़ की कितनी, तो आप बता दोगे शारदा एक्ट वगैरह। चाइल्ड मैरिज एक्ट को पूछ रहा है शारदा एक्ट, बस सिंपल सा है, आपको कुछ करना ही नहीं है। और जो पहली, देखो ये क्वेश्चन तो बहुत फेमस है, आपने हर जगह देखा हो, जो पहली रेलवे लाइन थी बॉम्बे से थाने के बीच में, जो 1800, देखो अभी यहाँ पे मैंने थोड़ा पेन चला दिया, जो 1853 में। अब आपसे पूछ लेगा कि बॉम्बे से थाने के बीच में सबसे पहली लाइन कहाँ से कहाँ तक चलाई गई, ये क्वेश्चन बनता है। तो वो चलाई गई थी बॉम्बे से थाने के बीच में, और कब चलाई गई थी, और वो चलाई गई थी 1853 के बीच में। क्या ये क्वेश्चन है? अब भाई सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, जो डेप्थ में उतर सारे क्वेश्चन आए हुए। और उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन था, ये क्वेश्चन भी बनता है, और वो मैं आपके लिए लेके आएगा। तो उस टाइम पे गवर्नर जनरल था लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड तो हटा दो यहाँ से, ये डलहौजी बोल दो इसको, ठीक है। तो था कौन? डलहौजी था, ठीक है। ये आपको होगा। अब इससे एडवेंट ऑफ यूरोपियन भाई एक्ट वगैरह लेके आए, वो सब चीज़ें तो हमने देख ली, हाँ बस वो देख ली तो बढ़िया बात है। और उसमें से इससे बाहर कुछ आएगा नहीं आएगा, और कुछ एक दो एक्ट वगैरह आ गए तो लास्ट तक आप रुको, आप जुड़े रहोगे ना, 23 तारीख तक आप रुको, आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लेके आऊँगा मैं, ठीक है। अब आ जाते हैं रिवोल्ट से रिलेटेड, कि 1857 से रिवोल्ट से भाई कुछ क्वेश्चन बनते हैं, उसमें से कुछ बता दो। अगर इसमें से कुछ बने हैं तो बहुत ज़्यादा चीज़ करवाते हैं टीचर्स, लेकिन हमको यार इतनी ज़्यादा याद नहीं होती, हमको तो बस इतना दे दो कि बस पढ़ते हैं, मेरे को इससे बाहर कुछ ना है। तो पहली चीज़, पहला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ रिवोल्ट से रिलेटेड, विच रीजन डिड कुंवर सिंह। अब कभी कभी क्या है कि ऑर्गेनाइज रेजिस्टेंस अगेंस्ट ब्रिटिश, तो कई जगह से जब 1857 का विद्रोह हुआ ना, तो आपको पता है मेरठ से शुरू हुआ था ये सारी चीज़ें। अगर नहीं पता तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, जो मैं आपको बता रहा हूँ उतना आप याद कर लो। ये इंडिया का मैप ट्रेपेजियम बन गया। अब अलग अलग जगह रिवोल्ट हो रहा, लखनऊ में अलग हो रहा था, कानपुर में अलग हो रहा था, और नीचे साउथ इंडिया में अलग हो रहा था, या महाराष्ट्र में गुजरात में अलग हो रहा था, बंगाल में अलग हो रहा था। अलग अलग जगह पे अलग अलग लीडर, जैसे अभी भी अपने अलग अलग जगह पे अलग अलग चीफ मिनिस्टर है, तो उस टाइम पे भाई अलग अलग जगह अलग अलग लीडर्स निकल के आए थे। तो इसने पूछ रखा है कि ये कुंवर सिंह था ना, वो कहाँ पे था लीडर, कुंवर सिंह लीडर कहाँ का था। तो आपको याद रखना है कुंवर सिंह लीडर बिहार का था, ठीक है, बिहार का। तो इससे और कुछ आया भाई कानपुर वगैरह से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन नहीं आया अभी तक, तो क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन फिर भी अपन एज लेके चलेंगे। लास्ट में आपको पावर पैक 5 प्रैक्टिस सेट करवाने वाला हूँ, अगर इधर उधर से कुछ क्वेश्चन मैंने सारे उसमें इंक्लूड कर दो। लेकिन ये सेशन सिर्फ उसके लिए, अभी जो भाई आ चुके हैं, जो पहले आ चुके हैं, वो क्वेश्चन करवाने के लिए मैं आगे करवा रहा हूँ, ठीक है। जो एडीक्यूटी पूछ चुकी है, SSC पूछ चुकी है। अब व्हाट वाज द प्राइमरी पर्पज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जैसे 1857 की क्रांति हुई तो खबर गई वहाँ पे विदेश में, ब्रिटिशर्स के पास, UK वगैरह में, तो यूनाइटेड किंगडम वगैरह में गई खबर। तो वहाँ पे खबर जाने के बाद इन्होंने एक्ट ला दिया कि भाई अब तुम है ना काम ढंग से नहीं कर रहे हो, काम ढंग से नहीं कर रहे हो, तो फिर इसका क्या होगा भाई, काम ढंग से नहीं कर रहे तो फिर इनका ट्रांसफर वगैरह करना पड़ेगा। तो फिर जो टू ट्रांसफर गवर्नेंस फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनी, तो इसका है ना ये हो जाएगा। तो ट्रांसफर कर दी इन्होंने फिर ऐसे बोला 1773 में क्या बोला था, 1773 एक्ट मैंने करवा दिया ना आपको, उसमें तो बोला था भाई कंप्लीट इंडिपेंडेंस है, मजे करो तुम जो करना है। फिर ये ज़्यादा ही मजे करने लगे, अब ज़्यादा मजे करने लगे तो 1857 क्रांति होगी। तब फिर वहाँ पे बैठे लोगों ने सोचा, जो विदेश में बैठे उन्होंने सोचा यार यहाँ पे ऐसे करेंगे तो फिर तो भाग जाएंगे जल्दी से, ये तो ठोक पीट के इंडिया वाले इनको भेज देंगे, फिर तो हम इनसे ज़्यादा लूट ही नहीं पाएंगे और फिर दिक्कत हो जाएगी हमको। तो क्या करें, तो बोले कि ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी की पावर है ना, इसको अपने पास वापस ले लो, ठीक है। तो फिर ब्रिटिश का क्राउन ने क्या किया, ब्रिटिश क्राउन मतलब जो वहाँ का राजा था या रानी थी कुछ भी, तो वहाँ पे जो राजा रानी कोई भी था ना, तो उसने क्या किया, ये सारी पावर है ना खुद के पास रख ली कि भाई अब है ना तुमने कर लिया जो तुमको करना था, अब मेरे पास सारी पावर आने दो, ठीक है, अब मैं बताऊंगा तुमको कैसे क्या करना है। तो ये आया था एक्ट। और ये क्यों आया था, 1857 में आया था, और किस लिए आया था वो मैंने आपको कहानी बता दी पूरी। द सोशल रिफॉर्मर हु पायनियर्ड द सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट, कौन था वो सोशल रिफॉर्मर जिसने ये सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट शुरू किया था, आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत की थी, ठीक है, किसके खिलाफ, और तमिल सोसाइटी में की थी। और
क्यों की थी? प्रमोटिंग इक्वेलिटी, ये समानता, तर्कवाद, जाति विरोध विचारधारा को बढ़ावा देने के लिए की थी एंटी कास्ट मूवमेंट। कौन था भाई वो था पेरियार। पेरियार जी का बहुत तगड़ा नाम है, और अभी आप जाओगे ना तमिल में तो आपको पेरियार जी का बहुत अच्छा नाम वहाँ पे दिखेगा, ठीक है। तो पेरियार जी थे, पेरियार जी से कुछ भी आ जाए, तमिल से रिलेटेड कोई भी चीज़ आ जाए तो आपको पेरियार जी ठोक के आना है, ठीक है। इसके अलावा आपको कुछ वहाँ पे लगाना नहीं है, ये आपको देखना है। अब 2 टॉपिक मैंने क्लियर कट कर दिए, लेकिन ये जो तीसरा टॉपिक है ना, इंडियन नेशनल मूवमेंट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि इससे भर भर के क्वेश्चन आया भाई। तो इसको बिल्कुल भी आप मत छोड़ देना, बिल्कुल भी मत छोड़ देना। इससे क्वेश्चन एक भी आपका गलत नहीं होगा, जो मैं करवा दूंगा बस वो ही आपको करके चलना। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी, ठीक है, 1885 में। अब ये इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाई किसने थी, ये पूछ लेता है कि किसने की थी। तो रिटायर्ड सिविल सर्वेंट था ब्रिटिश, तो वो कौन था जिसने इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाई थी? वो A.O. ह्यूम था, ठीक है, A.O. ह्यूम था। अब इससे रिलेटेड 2-3 चीज़ें जो क्वेश्चन बने हैं, तो ये 4 है ना, ये 4 क्वेश्चन बन चुके हैं। मैं लिखता था पहले, लेकिन फिर मैंने सोचा यार टाइम वेस्ट होता है, इसलिए मैं पहले से ही ऑलरेडी लिख के ले आया आप सबके लिए, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। क्योंकि SSC GD में भाई टाइम कम बचा है, 23 तारीख से पेपर है, टाइम कम बचा है, तो मैं आपका वो टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता, क्योंकि बहुत लोग हैं यार इस यूट्यूब फील्ड में जो आपका टाइम वेस्ट कर ही रहे, लेकिन मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, बिल्कुल टू द पॉइंट चीज़ें बोला हूँ। तो फर्स्ट सेशन है ना INC का, वो भाई बॉम्बे में हुआ था। अब कब हुआ था? 1885 में हुआ था, और बॉम्बे में हुआ था। एक बात ये याद रखनी, बनाई किसने थी? A.O. ह्यूम ने। अब जॉर्ज यूल था ना, ये ब्रिटिश पर्सन था जो पहला प्रेसिडेंट बना था INC में। अब इसका टाइम नहीं पूछा है कि इसका टाइम कब था, मैं टाइम बताकर आपके दिमाग पर ज़्यादा जोर डालना नहीं चाहता, जो चीज़ें आई है वही मैं आपको परफेक्ट बता रहा हूँ कि जॉर्ज यूल कौन था पहला, जो जॉर्ज यूल था। अब इसमें यह है कि 1907 के अंदर है ना स्प्लिट हो गया था, जब ये INC बन गई थी, तो इन भाई इंडिया के लोग सारे के सारे इसमें ज्वाइन कर लिए थे, अच्छे बड़े बड़े लोग थे, पढ़े लिखे। तो 1907 में इनका विभाजन हो गया था। क्यों हो गया था भाई? अब आधे लोग तो ऐसे बोल रहे थे कि यार आराम से ले लेते हैं इनसे स्वराज वगैरह, आराम से आज़ादी दे देंगे अपने ब्रिटिशर्स, लेकिन कुछ ऐसे थे जो बोलते थे यार ये आराम से देने वाले नहीं है, लठ मार से देंगे, तो लड़ाई करो। तो लड़ाई करने वालों की बोलते थे एक्सट्रीमिस्ट, क्यों एक्सट्रीमिस्ट थे। और जो लड़ाई नहीं करना चाहते, जो शांति से अपनी आज़ादी चाहते थे, नॉन वॉयलेंट तरीके से, अहिंसा से, ठीक है, वो थे मॉडरेट्स। तो इनका विभाजन हो गया था 1907 में कि भाई तुम यार अलग सोच वाले हो, हम अलग सोच वाले, हम तो लठ से ही आज़ादी लेंगे। तो ये बोलते थे नहीं यार लठ से नहीं, आराम से ले लो। तो इन दोनों का विभाजन हो गया था, क्योंकि यार ज़्यादा जनता रहेगी तो सबके अपने अपने मतभेद रहेंगे। तो उन सब चीज़ों से इनका 1907 में, आप पूछ लेता 1900 कब हुई थी इनका एक्सट्रीमिस्ट और ये स्प्लिट कब हुए थे? 1907 में। अब पूछ ले, कभी कभी ऐसे भी आता है कि यार जब सूरत स्प्लिट हुआ था ये 1907 में, कि 1907 में कौन सा सेशन था, तो कहाँ पे हुआ था ये पूछ लेता, वो हुआ था सूरत में, ठीक है। वैसे पूछा नहीं क्वेश्चन, लेकिन फिर भी बता देता हूँ मैं आपको, बहुत चीज़ें है बताने की, लेकिन फिर भी मैं आपको नॉर्मल चीज़ें है एक्स्ट्रा। तो स्प्लिट हुआ था सूरत में। प्रेसिडेंट वगैरह कौन था नहीं पूछा अभी तक, लेकिन फिर भी पूछेगा तो मैं आपको आगे वाले सेशन में कवर करा दूँगा, अभी तक इतना ही रखो, ठीक है। अब इसमें ये भी पूछ लेता कि इंडियन वीमेन प्रेसिडेंट कौन थी INC की, तो वो थी सरोजिनी नायडू। और ये कब बनी थी भाई सरोजिनी नायडू? और इससे पहले वाले सेशन में ना महात्मा गांधी जी थे, और कहाँ पे थे वो सारी चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी आप इसकी रिसर्च करके कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। मैं तो आपको बहुत चीज़ें बता दूँ, लेकिन जो आपके पेपर में वो बता रहा हूँ आपको, लेकिन इसका तो आप जरूर बताना महात्मा गांधी जी कब बने थे। सिर्फ एक ही बार बने थे वो प्रेसिडेंट, और कब बने थे वो मेरे को आप बताना कमेंट सेक्शन में। वो अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन द ICS, तो पहला इंडियन कौन था जिसने इंडियन सिविल सर्विस ज्वाइन की थी? तो वो सत्येंद्र नाथ टैगोर जी थे, ठीक है, वो सत्येंद्र नाथ टैगोर जी थे। ये आपको याद रखना है। क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है, तभी मैं आपको बता रहा हूँ कि फर्स्ट वाली चीज़ है ना, फर्स्ट कौन था? वीमेन। फर्स्ट वीमेन से तो आप रिलेटेड सारे क्वेश्चन कर ही लेना, क्योंकि फर्स्ट वीमेन से रिलेटेड हर पेपर में बन रहा है, और ये फर्स्ट से रिलेटेड भाई बन ही रहे हैं क्वेश्चन। व्हाट वाज द रीज़न फॉर द पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905? 1905 के अंदर क्या हुआ कि भाई बंगाल के अंदर ज़्यादा जनता थी, तो वहाँ पे विद्रोह वगैरह ज़्यादा होते थे। तो वहाँ पे अंग्रेज़ों ने सोचा कि इनको अलग करते हैं, अलग किस बेस पे करें? तो इन्होंने कहा कि हिंदू और मुस्लिम को है ना लड़वा देते हैं। यहाँ पे अभी भी ऐसे करते हैं, हिंदू मुस्लिम को लड़वा देते हैं लोग, तो हिंदू मुस्लिम को लड़वा देते हैं। तो इनको सोचा कि लड़ेंगे कैसे यार, इनका अलग अलग चीज़ें निकालते हैं, इनका वोट अलग करवाते हैं, हिंदू का भी मुस्लिम का भी अलग अलग सारी चीज़ें करवाते हैं। लेकिन तो 1905 के अंदर इनका पार्टीशन करवा दिया बंगाल में कि ये तो हिंदू वाला स्टेट है, और मतलब एक ही स्टेट में 2 भाग करवा दिए। स्टेट की ये हिंदू का हो गया और ये हो गया
इसका मुस्लिम्स का हो गया। तो ये पार्टीशन करवाया था, और पार्टीशन किसने करवाया था, हुआ कब था, ये भी पूछ लेते हैं कि बंगाल का पार्टीशन कब हुआ था, बंगाल पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ था, 1905 में, आपको याद रखना है। और कौन था उस टाइम पे गवर्नर जनरल, तो उस टाइम पे था वाइसरॉय, वाइसरॉय आने लग गए थे वैसे इस टाइम पे, ठीक है। तो वाइसरॉय कौन था, तो वो था लॉर्ड कर्जन, ये भी आपको याद रखना है, कर्जन था इस टाइम पे। और जब ये पार्टीशन हुआ तो अंग्रेजों ने क्या बोला, अपन को तो पता था ये लड़वाना चाहते हैं, लेकिन अंग्रेजों ने क्या बोला, अंग्रेजों ने बोला कि यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी है, मतलब कि यार इतने ज़्यादा लोग रहते हैं ना, तो हमको यहाँ पे संभालने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह प्रॉब्लम, हम यहाँ पे रूल लो वगैरह अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं कर पाते, इसलिए अलग अलग थोड़ा कर देंगे ना, तो रूल वगैरह लो वगैरह अच्छे से कर दिया जाएगा यहाँ पे इम्प्लीमेंट। भाई पागल बना रहे थे हमको, ठीक है। तो ये है इसका रीज़न जो इन्होंने दिया था। अब एक चीज़ याद रखना, जो 1905 में फिर ये बंगाल का पार्टीशन हुआ था ना, ये कैंसिल कर दिया था अंग्रेजों ने 1911 में। क्यों कर दिया था, क्योंकि भाई मास प्रोटेस्ट होने लग गया। अब हिंदू मुस्लिम जो बाकी पूरे देश में रह रहे हैं, वो क्या उनको समझ में आ गया था कि हाँ भाई खेला कर रहे हो तुम, हमको अलग करना चाह रहे हो, युद्ध करवाओगे, लड़ाई करवाओगे ताकि तुम्हारा मजे हो जाए, डिवाइड एंड रूल, जो भी ये डिवाइड एंड रूल करते थे वो वाली, भाई हमको समझ में आने लगी थी चीज़ें, ठीक है। डिवाइड एंड रूल करोगे, अभी प्रोटेस्ट करते हैं, तो प्रोटेस्ट करने लग गए, और फिर भाई वापिस से इन्होंने कैंसिल कर दिया कि नहीं भाई अब नहीं कराएंगे हम कोई भी पार्टीशन वगैरह। तो पार्टीशन हो गया था कैंसिल, कब हुआ था, 1911 में। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है अभी एसएससी एग्जाम में, पुराना नहीं, अभी एडिक्विटी वाले में, ठीक। हु वाज द एडिटर ऑफ द रिवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट जर्नल वंदे मातरम। तो ये वंदे मातरम एक जर्नल था उस टाइम पे, मैं बोल रहा ना आपको कि न्यूज़पेपर वगैरह चलते थे, जर्नल्स वगैरह चलते थे, तो वंदे मातरम ये जर्नल था जो भाई लोगों को इकट्ठा करता था, इंडिपेंडेंस को ज़्यादा बढ़ावा देता था, इंडियन इंडिपेंडेंस को। और ये भाई जो कॉलोनियल रूल था ना, उसके अपोजिट ज़्यादा चीज़ें निकालता था। तो इसका एडिटर कौन था, मेन चीज़ आपसे यही पूछ रखी, इसका एडिटर कौन था। तो इसका एडिटर ओरिबिंदो घोष। अब ओरिबिंदो घोष के बारे में एक चीज़ और पूछ लेते हैं कि मॉडरेट थे या एक्सट्रीमिस्ट। तो आपको याद रखना है ये भाई एक्सट्रीमिस्ट थे, ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट। तो आपको ये याद रखना है ओरिबिंदो घोष जी एक्सट्रीमिस्ट थे। इसके बारे में क्वेश्चन बना था, एचसीएम के पेपर में बना था, ठीक है। तो अभी इसके आंसर क्या आ गई, इसलिए मैंने ये बता दिया है आपको। अब पहला न्यूज़पेपर पूछ लेता है कि पहला न्यूज़पेपर कौन था इंडिया का, तो वो था बंगाल गैजेट। अब बंगाली गैजेट क्यों था भाई, क्योंकि चीज़ें है ना बंगाल से ही ज़्यादा निकलती थी। जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तो वो भी बंगाल का गवर्नर जनरल, पहले गवर्नर बंगाल फिर गवर्नर जनरल बंगाल, तो बंगाल से ही सारी चीज़ें हुई थी। और क्यों हुई थी, क्योंकि भाई वहाँ पर जनता ज़्यादा रहती थी उस टाइम पर, अब भी ज़्यादा ही रहती है वैसे, लेकिन बंगाल में भाई उस टाइम पे, पहले बंगाल क्या होता था कि वेस्ट बंगाल प्लस में बांग्लादेश, ये दोनों ही साथ थे और इस पूरी को बोल देते थे बंगाल। तो उस टाइम पे वहाँ पे जनता ज़्यादा रहती, क्यों रहती थी, नदी वगैरह आपको पता है, सुंदरबन डेल्टा वगैरह, गंगा वगैरह सब उधर से, ब्रह्मपुत्र वगैरह सब उधर से निकलती है। तो जहाँ पानी होता था, मैंने आपको पढ़ाया एंशिएंट हिस्ट्री में कि जहाँ पानी होता था वहीं ज़्यादा आबादी होती थी, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया। विच केस इज रिकॉग्नाइज एज द फर्स्ट सेडिशन केस, जो पहला देशद्रोह का जो केस था ना 124, आपसे पूछ लेगा पहला देशद्रोह का केस कौन सा था, 124। अब मैं ये क्वेश्चन क्यों इंक्लूड करूँ, क्योंकि भाई आईपीसी से रिलेटेड बहुत ज़्यादा जो नए बने हैं ना रूल, उसके क्वेश्चन भी मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है। तो ये बीएनएस रूल वगैरह, क्योंकि कल स्टैटिक जीके की वीडियो आएगी, स्टैटिक जीके फिक्स 7:30 पे आपको स्टैटिक जीके की वीडियो मिल जाएगी मेरे भाइयों। और स्टैटिक जीके में आपको पूरे बीएनएस वगैरह जो है न्यू लॉज वगैरह वो सारे मैं आपको कवर करवाऊंगा, ठीक। तो इंडियन पिनल कोड आईपीसी रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं, इसलिए मैं आपको करवा रहा हूँ कि पहला कौन सा केस था राजद्रोह से रिलेटेड। तो पहला राजद्रोह से रिलेटेड केस था भाई क्वीन एम्प्रेस वर्सेस जोगेंद्र चंद्र बोस का केस था, ठीक है। क्या केस था क्या केस नहीं था वो आपको डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, बस अभी आपको यही रखना है कि जोगेंद्र चंद्र बोस जी का था। जलियांवाला बाग से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत क्वेश्चन पूछे, ये देखो कम से कम 5-7 क्वेश्चन जलियांवाला बाग से क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है, इस बार लगातार हर एक शिफ्ट में से, लेकिन रिपीट सेम टाइप के हो रहे हैं, सेम टाइप के क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। पूछे तो बहुत बार है, हर शिफ्ट में लगभग पूछ ही रखा था, हर शिफ्ट में नहीं तो अब मतलब कि आप ऐसा समझोगे कि 42 शिफ्ट हैं तो 20 शिफ्ट में पूछ ही लिया इसने, ठीक है, 15 शिफ्ट में पूछ ही लिया, लेकिन सेम ही टाइप के क्वेश्चन पूछ रखे थे। तो आपकी शिफ्टों में बहुत रिपीट होंगे, ये आप याद रखना है इसको कि बहुत ज़्यादा रिपीट होने वाले। अब ये जलियांवाला बाग था ना, ये जनरल डायर ने ऑर्डर दिया था, ये पूछ लेता है जलियांवाला बाग हुआ कब था, आगे बताऊंगा। और ऑर्डर किसने दिया था, जनरल डायर ने दिया था। क्यों दिया था, क्योंकि भाई इन्होंने है ना गोली चला दी थी, बिल्कुल जो बैसाखी के लिए लोग है ना इकट्ठा हुए थे जलियांवाला बाग में, तो उधर उन्होंने गोली वगैरह चला दी थी और बहुत ज़्यादा लोग उस टाइम पे भाई मर्डर हो गए थे, मार दिए गए थे उन बहुत ज़्यादा लोगों को,
डेथ हो गई थी उस टाइम पे जलियांवाला बाग में। तो ये ऑर्डर किसने दिया था? जलियांवाला बाग का। तो ये जनरल डायर ने दिया था। और ये कहाँ पे हुआ था? जलियांवाला बाग है कहाँ पे? तो ये अमृतसर में है। ये इकट्ठे हुए थे बैसाखी बनाने के लिए। पीसफुल था वहाँ पे, सब कुछ पीसफुल क्राउड थी, ठीक है, लेकिन फिर भी इन्होंने कर दिया था। अब ये हुआ कब था जलियांवाला बाग? ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 में। ये क्वेश्चन बन चुका, याद रखना, 13 अप्रैल 1919, क्योंकि 13 अप्रैल को आती बैसाखी। तो बैसाखी के दिन है ना भाई, वहाँ पे इकट्ठा हुए थे अपने हालचाल पूछने के लिए। अब फिर इंडिया के लोगों ने बोला यार ऐसे कैसे कर दिया तुमने, तो बिना परमिशन के सब कुछ ऐसे कर दिया, तो पीसफुल वो था। तो उन्होंने मांग की कि भाई अब है ना इसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। इंडिया वाले लोगों ने मांग की, तो हंटर कमीशन आया। अब पूछ लेता है हंटर कमीशन किससे था? वो इन्वेस्टिगेशन रिलेटेड था भाई। और किसका रिलेटेड था? जलियांवाला बाग से रिलेटेड इसका कमीशन था। उसको बोलते हैं हंटर कमीशन, जो इन्वेस्टिगेट करने के लिए आया था। अब रोलेट सत्याग्रह शुरू हुआ, इसके बाद है ना रोलेट सत्याग्रह शुरू हुआ 1919 में। और ये कहाँ से शुरू हुआ? ये मुंबई महाराष्ट्र से शुरू हुआ था रोलेट सत्याग्रह, ठीक है। रोलेट एक्ट बोल देते हैं। और क्यों, क्या था, ये सारी चीज़ें बताऊंगा। रोलेट एक्ट क्या था नहीं पता तो मैं आपको बता दूंगा डेप्थ में आगे चल के, ठीक है। आफ्टर द गांधी विड्रो द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट विच पार्टी वाज फॉर्म्ड बाय CR दास एंड मोतीलाल नेहरू टू एडवोकेट द काउंसिल एंट्रीज। जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट मतलब कि इसने असहयोग आंदोलन निकाल लिया था, मतलब हटा दिया था गांधी जी ने कि अब असहयोग आंदोलन बंद कर दो। क्या था असहयोग आंदोलन? कि भाई कोई भी दूसरे देश की जैसे ब्रिटिशर्स वगैरह का कोई भी फॉलो नहीं करेगा, जैसे कपड़े वगैरह नहीं पहनेगा दूसरे अंग्रेजों के बनाए हुए, या फिर उनकी किसी ने नौकरी दे रखी है तो नौकरी छोड़ दो उनकी, ऐसे करके इन्होंने बहुत चीज़ें निकाली थी। असहयोग मतलब सहयोग नहीं करना उनका, किसी भी चीज़ में सहयोग नहीं करना, ठीक है। तो कौन सी पार्टी बनाई थी? CR दास ने और मोतीलाल नेहरू जी ने। तो CR दास और मोतीलाल नेहरू जी ने पार्टी बनाई थी स्वराज पार्टी, ठीक है। स्वराज पार्टी बनाई थी। कब बनाई थी वो भी आगे चल के सारी चीज़ें मिलेंगी आपको, टेंशन मतलब। काकोरी कॉन्स्पिरेसी से यहाँ पे क्वेश्चन आया। काकोरी कॉन्स्पिरेसी क्या थी भाई? यूपी के अंदर है ना ट्रेन लूट ली थी। ट्रेन क्यों लूट ली थी? यूपी के अंदर ट्रेन इसलिए लूट ली थी क्योंकि इसके अंदर पैसे वगैरह थे, वो सारे लूट के जो इंडिपेंडेंस के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, अब उनके पास खाने पीने के लिए भी कहीं से चीज़ें आए, तो पैसे में ही सारी चीज़ें आएंगी, तो उनको खिलाने पिलाने के लिए पैसों के लिए ही मेनली लूटी थी, ताकि जो स्ट्रगल में वो कर रहे हैं ना, जो आंदोलन कर रहे हैं लोग, तो उनको भाई पैसा वगैरह दिया जाए, खाने पीने की चीज़ें उपलब्ध की जाए। इसलिए काकोरी कॉन्स्पिरेसी इसलिए हुई थी क्योंकि 1925 में ये ट्रेन लूटी थी भाई, ठीक है। अब लूटी किसने थी ये पूछ लेता है। कौन सी जो ग्रुप था ना वो लूटा था? वो था भाई हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। ये ग्रुप था जिसने ये लूटी थी, ट्रेन लूटी थी, ठीक है। और उसको बोल देते काकोरी कॉन्स्पिरेसी। क्यों? क्योंकि ये भाई काकोरी एक गांव का नाम है लखनऊ के पास में, यूपी में, तो इसलिए इसको बोल देते हैं काकोरी कॉन्स्पिरेसी। अब एक चीज़ और इसमें जो पूछ लेता है कभी कभी, ये स्वराज इज़ माई बर्थ राइट, उसी टाइम की बातें हैं सारी की सारी। ये बोलते हैं स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। ये किसने बोला था? ये बाल गंगाधर तिलक जी ने बोला था। और ये एक एक्सट्रीमिस्ट थे, ये आपको याद रखना है। और 1929 में लाहौर सेशन हुआ था, ठीक है। लाहौर सेशन हुआ था 1929 में, जहाँ पे नेहरू जी ने बोला था पूर्ण स्वराज। और ये पूर्ण स्वराज का कंसेप्ट है ना, ये वहीं से आया था 1929 में लाहौर सेशन के अंदर। और इसी सेशन के अंदर गांधी जी ने नेहरू जी ने बोला था कि भाई अपन है ना अपना बनाएंगे इंडिपेंडेंस डे। और इंडिपेंडेंस डे कब बनाएंगे? अपन इंडिपेंडेंस डे बनाएंगे 26 जनवरी 1930 से। 26 जनवरी को अपन अपना इंडिपेंडेंस डे बनाएंगे, क्योंकि पूर्ण स्वराज अब अपन लेकर रहेंगे। तो 26 जनवरी से अपना इंडिपेंडेंस डे बनाने लग गए थे। फिर आपको मैंने सारी स्टोरी पॉलिटिम बता रखी है, क्यों 26 जनवरी को अपन रिपब्लिक डे वगैरह मनाते, सारी स्टोरी बता रहे। दुर्गा भाभी हैज़ हैड एन स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑन विच रिवोल्यूशनरीज। दुर्गा भाभी का किसके ऊपर ज़्यादा प्रभाव था? अब पहली बात, ये दुर्गा भाभी जी थी कौन थे? ये दुर्गावती देवी जी थी। और दुर्गावती देवी जी ने मदद की थी भाई किसकी? भगत सिंह की और अशफाकुल्ला खान की। और कब मदद की थी? जब लाहौर के अंदर है ना ये जॉन सॉन्डर्स को मार के आ गए थे गलती से। जॉन सॉन्डर्स जो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस था, जॉन सॉन्डर्स, तो इन्होंने क्या किया? सॉन्डर्स की हत्या कर दी थी। आपने सुना होगा सॉन्डर्स को मार दिया था, भगत सिंह ने सॉन्डर्स को मार दिया था। तो जॉन सॉन्डर्स को मार दिया था। तो वहाँ से भागने के लिए है ना दुर्गा देवी जी, दुर्गावती नाम था इनका, और भाभी क्यों बोलते थे वो बताता हूँ अभी। तो दुर्गावती जी ने है ना भगत सिंह की वाइफ बन गई, नकली वाइफ बन गई कि मैं भगत सिंह की वाइफ हूँ। और ट्रेन से छुप के ये लाहौर से और आ गए थे कोलकाता, ट्रेन में बैठ के लाहौर से कोलकाता बैठ के आ गए थे। वैसे है ना ये सारे के सारे HRA के वो थे कि HRA के थे। दुर्गा देवी जी भी HRA
क्या एक कोई मेंबर था, उसकी वाइफ थी दुर्गा देवी जी, ठीक है। तो ये बहुत हेल्प करती थी भाई इनकी, भगत सिंह की, इनकी चंद्रशेखर आज़ाद जी की। तो इन्होंने इनको वहाँ से निकलने के लिए मदद की थी दुर्गा देवी जी ने, ठीक है, लाहौर से सोल्जर्स को मारने के बाद। ये आपको याद रखना है। अब राम प्रसाद बिस्मिल जी से बारे में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि राम प्रसाद बिस्मिल जी कौन थे। ये भी भाई काकोरी कॉन्स्पिरेसी हुई थी ना, काकोरी कांड, अभी मैंने आपको समझाया काकोरी गाँव में, तो उसके लीडर थे राम प्रसाद बिस्मिल जी, ठीक है। तो काकोरी कॉन्स्पिरेसी किसने की थी? राम प्रसाद बिस्मिल जी। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि काकोरी कॉन्स्पिरेसी, राम प्रसाद बिस्मिल जी कौन सी कॉन्स्पिरेसी से रिलेटेड है, तो काकोरी कॉन्स्पिरेसी से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन आया था, वो आप कर लो। विच रिवोल्यूशनरी वाज पॉपुलरली नोन एज द अग्नि इंडिया, पॉपुलरली नोन एज अग्नि इंडिया किसको बोला जाता है? तो अग्नि इंडिया बोला जाता है भाई प्रीतिलता वादेदार को, ठीक है। ये आपको याद रखना है, प्रीतिलता वादेदार को। और ये थी कौन थी उस टाइम पे? रिवोल्यूशनरी थे, ठीक है, जो वो ज़्यादा बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करती थी अपने इंडिपेंडेंस के लिए। तो हु लेड द चिटागोंग आर्मरी रेड, 18 अप्रैल 1930। जो चिटागोंग आर्मरी रेड है ना, ये कब हुई थी? ये भी क्वेश्चन पूछ लेता भाई, चिटागोंग आर्मरी रेड हुई कब थी? ये 18 अप्रैल 1930 में हुई थी। और ये है क्या चीज़, वो क्या चीज़ है? तो भाई जो पुलिस की आर्मरी वगैरह है ना, सशस्त्रागार, जहाँ पे लोग जो पुलिस वाले हैं ना वो रखते थे अपना हथियार वगैरह, तो वहाँ पे इन्होंने रेड मार दी थी। कुछ रिवोल्यूशनरीज ने रेड मार दी थी कि हम उनका हथियार चुराएंगे और अपने पास रखेंगे, और कोई ज़्यादा अंग्रेज ज़्यादा फालतू चूचा बोलेगा हम उसको ठोक देंगे उनके हथियारों से। तो उन्होंने क्या किया, जो कुछ लीडर्स थे उन्होंने अपने हथियार चुराने के लिए गए अपने इसके चिटागोंग आर्मरी रेड के पुलिस स्टेशन वगैरह में गए थे। आर्मरी रेड बोलते हैं क्योंकि वहाँ पे शस्त्रागार था, वहाँ पे ये गए थे। और वो कौन था ये पूछ लेता है कि कौन कौन से लीडर थे। तो सूर्य सेन जी उसमें प्रोमिनेंट लीडर थे जो चिटागोंग आर्मरी रेड को लीड कर रहे थे, ठीक है, ऐसा कुछ चीज़। और सूर्य सेन जी को बोल देते हैं अपने, एक सेकेंड, और सूर्य सेन जी को मास्टर दा भी बोलते थे। और ये भाई नावपारा में पैदा हुए थे जो चिटागोंग है। और चिटागोंग अभी कहाँ? अभी भाई चिटागोंग बांग्लादेश के अंदर है, ठीक है। चिटागोंग ये याद रखना बांग्लादेश के अंदर है। अब ये खुदीराम बोस जी है ना, इससे रिलेटेड भाई 4-5 क्वेश्चन आए और रिपीटेड पे आए हैं। ये जो 4-5 करवा दूंगा यही बार बार रिपीट हो रहे हैं और आए हैं भाई, पता नहीं क्यों इस बार एसएससी खुदीराम बोस जी पे ज़्यादा मेहरबान हो रही है। तो खुदीराम बोस वाज एग्जीक्यूटेड बाय द ब्रिटिश फॉर हिज इन्वॉल्वमेंट इन विच रिवोल्यूशनरी एक्ट। तो इन्होंने क्या ऐसा कांड कर दिया था जिसके लिए भाई ये इसको क्रांतिकारी काम, कौन से क्रांतिकारी कांड के लिए इसने भाई फांसी की सज़ा दी गई थी, ठीक है, खुदीराम बोस जी को? तो वो भाई दी गई थी मुजफ्फर बॉम्ब अटैक के लिए। अब मुजफ्फरपुर बॉम्ब अटैक था क्या, क्या सिस्टम था यार? ये मुजफ्फर बॉम्ब अटैक हुआ कब था भाई? इन्होंने है ना, ये 2-3 बंदे थे, इन्होंने क्या किया कि बोला कि बिहार का एक जज है और वो अपने खिलाफ कुछ ज़्यादा ही भाई बयान देता है, तो आप अपन क्या काम करते हैं कि उस जज को उड़ा देते हैं। इन्होंने ये प्लान बना लिया, लेकिन जज को उड़ाने के लिए गए तो थे, लेकिन उस टाइम पे ये जज मरा नहीं। जज नहीं मरा तो भाई फिर भी फांसी क्यों दी? क्योंकि जज नहीं मरा, लेकिन 2 ब्रिटिश वीमेन भाई मर गई थी, 2 ब्रिटिश वीमेन मर गई थी, इसलिए फिर इनको फांसी की सज़ा दे दी गई थी और उसको बोल दिया गया था मुजफ्फरपुर बॉम्ब अटैक केस, ठीक है। तो ये कहानी थी खुदीराम बोस जी से रिलेटेड। और 18 साल की एज में, आपको पता है 18 साल की एज में भाई ये मार्टियर हो गए थे, इनको फांसी दे दी गई थी 18 साल की एज में। कौन कर ले यार आज के दिन, इतना सोच भी कौन ले? वैसे भी आपस में लड़ने से फुर्सत नहीं मिलती लोगों को तो वैसे भी। अब दूसरा पॉपुलर बंगाली सॉन्ग गाया गया था, एक बार विदाई दे माँ, एक बार विदाई दे माँ। ये एक पॉपुलरली सॉन्ग है जो गाया गया था, किसके द्वारा? ये भी पूछ रहे थे किसके द्वारा? ये पीताम्बर दास जी के द्वारा गाया था। और क्यों गाया गया था? ये गाया गया था जो खुदीराम जी ने जो अपना त्याग दिया था, जो सेक्रीफाइस दिया था, उसके लिए गाया गया है, ठीक है। और ये क्वेश्चन आए हैं और इन सबको भाई निकाल के लाना और आपके लिए अरेंज करना कितना मेहनत का काम है, और फिर भी आप यार मेहनत को लाइक नहीं करोगे और भाई सब्सक्राइब नहीं करोगे। कमेंट एक अच्छा सा ज़रूर से भाई प्लीज़, आपके भाई के लिए। अब दांडी मार्च हुआ था 16 सत्याग्रह बोल देते हैं दांडी मार्च को, 1930 के अंदर हुआ था। बिगिनिंग ऑफ विच मेजर मूवमेंट? तो ये मेजर कौन से बड़े मूवमेंट के लिए भाई ये दांडी मार्च हुआ था? ये गांधी जी ने किया था दांडी मार्च। कहाँ से कहाँ तक? साबरमती आश्रम से लेके और दांडी तक। और ये देखो, ये हुआ था सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के लिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए। मतलब अंग्रेजों ने लॉ वगैरह बना दिए थे कि भाई कोई भी हिंदू, अपना ये हिंदू हो गए, इंडिया के लोग हो गए, मुस्लिम वगैरह भी तो है, कोई भी
ये अपना सोल्ट नहीं बना सकता, ये था नमक नहीं बना सकता, और नमक के लिए पैसे वगैरह दो। भाई नमक क्यों नहीं बना सकते, नमक तो हमारा अधिकार है, क्यों नहीं बना सकते। और बिना नमक की सब्जी आपको पता है अच्छी नहीं लगती, तो लो वगैरह बना दिए थे। तो गांधी जी ने कह दिया था इनके लो वगैरह कोई भी मत मानो, ठीक है। और उसी को नाम दे दिया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन उसका नाम ये दे दिया था, ठीक है। और 1930 में ये शुरू हुआ था। और इन्होंने क्या किया था, डांडी ये पहुंच गए, कहाँ से, साबरमती आश्रम से, अहमदाबाद से डांडी पहुंच गए। और फिर वहां जाते ही इन्होंने भाई जो पानी लिया समुद्र का और उसको उबाल दिया, और उबालने के बाद इन्होंने बना दिया सोल्ट, और सोल्ट बना के फिर उन्होंने लो तोड़ दिया। भाई बना लो तुम अंग्रेजों, बना लो कुछ भी लो वगैरह, हम तो नहीं मानने वाले आपके लो सब, ठीक है। तो ये इन्होंने उस डिसोबीडियंस मूवमेंट का मेन मोटिव था। विच रिफॉर्म फर्स्ट इंट्रोड्यूस द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम ऑल्सो नोन एज कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। तो ये कब आया था, ये कौन सा वो था प्रिंसिपल जिसने ये सेपरेट इलेक्टोरेट लेके आया था मुस्लिम्स के लिए, ठीक है, और कम्युनल रिप्रेजेंटेशन लेके आया था। तो वो कौन सा रिफॉर्म था, ये मेनली पूछ रहा है। तो वो रिफॉर्म था भाई मोर्ले मिंटो रिफॉर्म। मोर्ले मिंटो रिफॉर्म था 1909 के अंदर, ठीक है। अब इन्होंने क्या कोशिश की 1905 के अंदर, तो वो करने की कोशिश की कि इनको बंगाल का पार्टीशन कर दूं, और फिर ये अलग इलेक्टोरेट ले आए। इलेक्टोरेट का मतलब क्या था कि अलग अलग निर्वाचक मंडल बनाएंगे इनका वोट वगैरह डलवाने के लिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें कि अलग अलग मुस्लिम के अलग बंदे खड़े होंगे, इसके अलग खड़े, ये सब चीज़ें भाई बहुत की उन्होंने डिवाइड करने के लिए अंग्रेजों ने। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट प्रपोज द क्रिएशन ऑफ ए पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर बोथ फेडरेशन एंड इंडिविजुअल प्रोविंस। तो कौन सा एक्ट था जो आया था पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए और फेडरेशन और इंडिविजुअल प्रोविंस के लिए? तो उस एक्ट का नाम था भाई गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट देखो कुछ भी एक्ट वगैरह आ जाए ना आपसे ये रिलेटेड, तो गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1935 बहुत तगड़ा एक्ट था भाई। इसमें कुछ कुछ चीज़ें हुई थी मेन वो मैं आपको आगे करवा दूंगा, ठीक है। अब 1909 से रिलेटेड थी वो मैंने आपको करवाई दी, 1919 से रिलेटेड भी आगे करूँगा और इंडिपेंडेंस एक्ट से रिलेटेड भी आगे करूँगा। अभी के लिए 1935 से रिलेटेड ये मैंने करवा दी, इसमें ये पब्लिक सर्विस कमीशन वगैरह आई थी। राम मनोहर लोहिया वाज प्रोमिनेंट लीडर एसोसिएटेड विद विच मूवमेंट। तो राम मनोहर लोहिया जी किस मूवमेंट से रिलेटेड थे? तो ये थे क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन से ये रिलेटेड थे, ठीक है। इन्होंने इसको वो था ही स्ट्रांगली एडवोकेट सोशलिज्म इन इंडियन पॉलिटिक्स। राम मनोहर लोहिया जी से दो क्वेश्चन बने थे, एक तो ये और दूसरा था ये कि ये स्ट्रांगली एडवोकेट करते थे सोशलिज्म को, ठीक है, इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर कि भाई सोशलिज्म होना चाहिए इंडियन पॉलिटिक्स में। बरदौली सत्याग्रह था 1928 के अंदर, जो फार्मर्स का प्रोटेस्ट था। अब आपसे पूछ लेगा कि बरदौली सत्याग्रह कब हुआ था? 1928 में हुआ था। और ये कौन सा किसके लिए प्रोटेस्ट था? तो ये प्रोटेस्ट था फार्मर्स के लिए। तो बरदौली सत्याग्रह आपको हो गया पूरे याद, ठीक है। क्यों हो गया था? क्योंकि फार्मर्स के ऊपर भाई बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिया था, ठीक है, इसलिए बरदौली सत्याग्रह करना पड़ा। और किया कौन? इसका लीडर कौन था? तो वो था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी से रिलेटेड आपको एक और क्वेश्चन बना, जैसे ये इंटीग्रेशन किया है ना पूरे इंडिया का इंटीग्रेशन, हैदराबाद को मिलाना, उसके बाद कश्मीर वगैरह को, और कितने प्रोविंस थे यार, प्रिंसली स्टेट थे, सब अपने अपने प्रिंसली स्टेट्स को जो एक जगह किया है ना वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने ही किया, ये आपको पता होना चाहिए। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी से रिलेटेड दो क्वेश्चन आए थे, एक तो इंटीग्रेशन, इंडिया का इंटीग्रेशन मतलब एकीकरण किसने किया था, मिलाया किसने था, पूरे इंडिया को एक किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। और दूसरा क्वेश्चन है बरदौली सत्याग्रह। तो इन दो क्वेश्चन में बिल्कुल आपको मात नहीं खानी है, ठीक है, ये दो क्वेश्चन तो बिल्कुल आपके तगड़े हो जाने चाहिए। 28 क्वेश्चन, वाई वाज द लखनऊ पैक्ट 1916 सिग्निफिकेंट? लखनऊ पैक्ट 1916 क्यों इतना महत्वपूर्ण माना जाता है? क्योंकि इसके अंदर कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग फॉर्मली कोऑपरेटेड, ये दोनों एक हो गए थे, ठीक है, दोनों एक हो गए थे, कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों एक हो गए। हु डिड महात्मा गांधी प्रेज विद द वर्ड्स इंडिया वुड हैव अटेन्ड इंडिपेंडेंस लॉन्ग बैक इफ ओनली? ये किसने बोला था भाई अगर भारत में उनके जैसा कोई दिग्गज होता तो उससे पहले ही आज़ादी मिल ली गई होती? ये किसने बोला था? ये बोला था भाई पोटी श्रीरामल्लू, ठीक है, ये श्री रामसू, इसको ऐसे नाम भी बोल देते हैं वैसे, पोटी श्रीरामल्लू, ठीक है। क्रिप्स मिशन 1942 में आ गया। अब देखो आप आज़ादी के पास पहुंच रहे हैं अपन धीरे धीरे। क्रिप्स मिशन आया था 1942 में, और ये क्यों आया था? ये आया था डोमिनियन स्टेटस देने के लिए, डोमिनियन स्टेटस देने के लिए आया था। लेकिन डोमिनियन स्टेटस की मांग तो भाई बहुत पहले नेहरू जी ने पहले उठा दी थी, और कौन से सेशन में उठाई थी मैंने आपको पढ़ाया, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो डोमिनियन स्टेटस की मांग के लिए आया था भाई तुम्हारी है ना डोमिनियन स्टेटस की मांग हमने पूरी कर दी है। लेकिन गांधी जी ने कहा था कि ये तो एक पोस्ट चेक है, पोस्ट चेक मतलब कि इसकी तो डेट गई, ये हमने कब मांगा था, आज से 10-12 साल पहले मांगा था, और अब दे रहे हो हमको डोमिनियन स्टेटस।
क्या चीज़ है वैसे ये डोमिनेंट स्टेटस? ये डोमिनेंट स्टेटस ऐसे है कि भाई हम राज करेंगे, बाकी नाम तुम्हारा ऊपर रख देंगे कि हाँ ठीक है अंग्रेज है, लेकिन भाई पूरा रूल वगैरह ये सब हमारा होगा हमारे इंडिया के अंदर, बाकी टैक्स वगैरह कलेक्शन वगैरह ये सब हमारा होगा, बस नाम तुम्हारा रख लेंगे कि हाँ भाई अंग्रेज हमारे ऊपर जो सबसे बड़ा हेड है ना वो अंग्रेज का। तो ये डोमिनेंट स्टेटस था, लेकिन ये मांगा पहले था लेकिन दिया बाद में। 1942 में क्रिप्स मिशन में दिया था। क्रिप्स मिशन किसके लिए आया था ये भी पूछ लेता। डोमिनेंट स्टेटस देने कब आया था? 1942। ये क्वेश्चन पूछता है भाई, बहुत बार पूछता है। क्रिप्स मिशन कब आया था? 1942। और ये बोला किसने था? मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये बोला था महात्मा गांधी जी ने कि भाई अब नहीं लेने वाले हम आपका डोमिनेंट स्टेटस, हमको तो अब पूर्ण स्वराज चाहिए, ये बोला था। बुक थी एक, इंडिया विंस फ्रीडम, ठीक है। और ये भाई विच गिवन इंसाइट इनटू द पॉलिसीज ऑफ पर्सनैलिटी ऑफ इंडिपेंडेंस है, वाज रिटन बाय, किसने लिखी थी? ये पर्सनैलिटीज वगैरह के बारे में बताते हैं। ये बुक किसने लिखी थी? तो ये लिखती थी अब्दुल कलाम आज़ाद। अब्दुल कलाम आज़ाद, अब्दुल कलाम आज़ाद नहीं है, अब्दुल कलाम आज़ाद है। अब्बुल नाम याद रखना, ठीक है। इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं लोग। अब यहाँ पे ऑप्शन में अगर अब्दुल कलाम आज़ाद दे दे तो भी आप फंस जाओगे, इसलिए मैं नहीं करवा दिया। विच ब्रिटिश मिशन इन 1940 प्रपोज द फॉर्मेशन ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। तो कॉन्स्टिट्यूशन एंड एन इंटरिम गवर्नमेंट बनाने के लिए 1946 में कौन सा प्रोग्राम आया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाने के लिए? तो उसका नाम था कैबिनेट मिशन प्लान। याद रखना 1946 में आया था कैबिनेट मिशन प्लान। और क्यों आया था? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली और इंटरिम गवर्नमेंट की बनाने के लिए ये कैबिनेट मिशन प्लान आया था। क्वेश्चन कहीं से बन सकता है, आपको याद रखने की बहुत ज़्यादा जरूरत है। हु कॉइन्ड द टर्म पाकिस्तान इन 1933। 1933 में भाई ये टर्म पाकिस्तान बनाया था, जो होमलैंड फॉर सेपरेट होमलैंड के अलग देश होना चाहिए पाकिस्तान, हमारा इंडिया से अलग देश होना चाहिए, ठीक है। तो ये किसने बोला था भाई? ये बोला था इकबाल जी ने। और इस पाकिस्तान टर्म और इकबाल जी रिलेटेड क्वेश्चन बना है, क्या बना है कि इकबाल जी भाई इलाहाबाद सेशन के, आपको ये याद रखना है कौन से सेशन के ये वो थे, ठीक है। तो आपको ये रखना है ये इलाहाबाद सेशन के ये प्रेसिडेंट थे, ठीक है। इलाहाबाद सेशन के कौन? अल्लामा इकबाल, पूरा नाम आपको बता दिया। जो मुस्लिम लीग का सेशन, मुस्लिम लीग के अलग सेशन चलते थे और आईएनसी के अलग सेशन चलते थे, ये भी आपको पता होना चाहिए। और इसने डिमांड करी थी पाकिस्तान की 1930 के अंदर, ठीक है। 1930 के अंदर डिमांड की थी इसने, ये आपको याद रखना है। दो क्वेश्चन बने थे अल्लामा इकबाल जी की रिलेटेड और पाकिस्तान से रिलेटेड। एक तो ये कि कब किया था, इलाहाबाद में किया था, और 1930 में किया था, वहाँ इन्होंने पाकिस्तान की डिमांड रखी थी। और कुछ क्वेश्चन बनेगा नहीं, बस यही दो क्वेश्चन बनेंगे जो मैंने आपको बता दिया। हु वाज, और ये दो क्वेश्चन बन चुके हैं पहले और रिपीट भी हो चुके हैं। हु वाज द लास्ट वाइसरॉय ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया। लास्ट ब्रिटिश इंडिया कौन था भाई? वाइसरॉय कौन था? गवर्नर जनरल और वाइसरॉय कौन था? तो ये था भाई लॉर्ड माउंटबेटन। लास्ट गवर्नर वाइसरॉय ब्रिटिश इंडिया का यही था, ठीक है। अब आ जाते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया के ऊपर। पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया के ऊपर देखो, मैंने आपको बताया कि ये जो लास्ट वाला टॉपिक था बहुत इंडियन नेशनल मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट था, इससे तो बिल्कुल छोड़ ही मत देना। अब आ जाता है पोस्ट, जो भी करवा रहा हूँ इंपॉर्टेंट ही है, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको बिल्कुल भी कुछ भी छोड़ के नहीं चला। अब इसमें पूछ लिया कि जो इंडियन था ना, इंडियन कौन था? तो लास्ट तो अपन ने देख लिया, लॉर्ड माउंटबेटन जी थे, माउंटबेटन जी थे। लेकिन अब पूछ लिया कि गवर्नर जनरल कौन था भाई इंडिया का, इंडियन मूल का गवर्नर जनरल कौन था, पहला गवर्नर जनरल कौन था, और वो भी इंडिपेंडेंट इंडिया का। जैसे ही अंग्रेजों ने अपना शासन छोड़ा उसके बाद कौन बन गया था? तो वो बन गए थे सी राजगोपालाचार्य जी, ठीक है। सी राजगोपालाचार्य जी बन गए थे। और कब से कब तक बन गए थे? 1900 कब में थी? 47 से लेकर 1950 तक। आप इतना कर लो, 1948 कर लो आप, ठीक है। 1948 से बने थे, 1948 से लेकर 1950, ये आप याद रख लेना। 47 भी आ जाता है, 50 भी आ जाता है। हु इनिशिएटेड द बुदान मूवमेंट 1951। बुदान मूवमेंट क्या था, मतलब किसने इनिशिएट किया था? ये किया था विनोबा भावे जी ने, बुडान मूवमेंट। और ये बुडान मूवमेंट था क्या? ये बुडान मूवमेंट वो था भाई, इनका देखो यहाँ बना दो, ऑब्जेक्टिव ऑफ द बुडान मूवमेंट वॉलेंट्री लैंड, ये 1951। कभी तो पूछ लेगा बुदान मूवमेंट कब हुआ था? 1951 में हुआ था, ठीक है। किसने किया था? विनोबा भावे जी ने। ये 3 क्वेश्चन तैयार करवा दिए। अब एक क्वेश्चन ये भी आया था कि ऑब्जेक्टिव क्या था, ये अलग से क्वेश्चन बन के आया था। ऑब्जेक्टिव क्या था बुदान मूवमेंट का? वॉलेंट्री लैंड मूवमेंट, मतलब कि भाई जैसे ही देश आज़ाद हुआ तो जो अमीर थे वो अमीर ही थे, उनके पास तो बहुत ज़्यादा यार ज़मीन वगैरह थी। गाँव में भी आप देखोगे तो जमींदार वगैरह होते थे, उनके पास तो भाई सबकी ज़मीन होती, टैक्स वसूल के ज़मीन कब्जा ली उन्होंने। लेकिन गरीब ज़्यादा थे भाई, 90% गाँव में गरीब रह जाते थे। तो इन्होंने क्या मूवमेंट आया कि ये है ना भाई, आप अपने हिसाब से खुद की ज़मीन, जिनके पास ज़्यादा ज़मीन है ना, वो भाई इन बेचारे गरीबों के नाम कर दो, ठीक है। तो वॉलेंट्री लैंड मूवमेंट था कि अपनी ज़मीन थोड़ी बहुत इनके नाम कर दो, नहीं तो आगे जाके बहुत ज़्यादा वो गरीब हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए ये बुडान मूवमेंट निकाला था विनोबा भावे जी ने।
खालिस्तान इज नोन एज द आर्किटेक्ट और इंडियन प्लानिंग। तो इंडियन प्लानिंग आई थी ना, आपने प्लानिंग कमीशन वगैरह पढ़ा होगा, 5 ईयर प्लान्स वगैरह पढ़ा होगा, तो उसका आर्किटेक्ट कौन था, ठीक है, उसका मेन जो बनाने वाला था वो कौन था, वो महलनोबिस जी थे, आपको पता होना चाहिए। और पहला 5 ईयर प्लान भी किसके बेस पे आया था और दूसरा 5 ईयर प्लान किसके बेस पे, ये सारे मैं स्टैटिक जीके में आपको कवर करूँगा। तो स्टैटिक जीके की देखो डेली मैं 7:30 बजे शाम को वीडियो लाता हूँ, डेली 7:30 बजे शाम को, तो डेली ही आपको देखनी है और सारी चीज़ें मैं कवर कराऊंगा, जल्दी जल्दी कवर करवा रहा हूँ, डेली वीडियो आएगी आपके लिए। तो स्टैटिक जीके में ये भी कवर करवा दूंगा, इकोनॉमिक्स में कवर करवा दूंगा 5 ईयर में, हाँ इकोनॉमिक्स में, चलो ठीक है देखते हैं बाकी आगे। तो विच प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस द पंचशील एग्रीमेंट। पंचशील एग्रीमेंट चाइना के साथ कब हुआ था, 1954 में, और करवाया किसने था, जवाहरलाल नेहरू जी ने करवाया था। और ये पंचशील एग्रीमेंट है क्या, पंच मतलब 5, ये पंचशील एग्रीमेंट है कि भाई हम पीस बना के रखेंगे, एक दूसरे की सोवरेनिटी को नहीं करेंगे, एक दूसरे के ऊपर हमला नहीं करेंगे, ये सब चीज़ें थी। लेकिन भाई इन्होंने तोड़ दी थी पंचशील एग्रीमेंट, जब इन्होंने ये किया था, इंडो पाक वार हुई थी, तो उस टाइम पे भाई बहुत ऐसे लगा था, सदमा सा लगा था नेहरू जी को, यार ये क्या हो गया। हु इज द फर्स्ट वीमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। फर्स्ट वीमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन है, इंदिरा गांधी जी, आपको पता ही है, ठीक है। कमला देवी चट्टोपाध्याय द फर्स्ट वीमेन इन इंडिया टू अचीव विच ऑफ द फॉलोइंग माइलस्टोन। कमला देवी चट्टोपाध्याय ने कौन सा भाई पहला यहाँ पे माइलस्टोन हासिल किया था, तो ये बन गई थी अपनी पहली जो लेजिस्लेटिव सीट है ना, उसके लिए कानूनी विधानसभा सीट के लिए चुनाव लड़ना, पहली वो बन गई थी जिसने भाई लेजिस्लेटिव सीट के लिए चुनाव लड़ा था। द ट्राइबल लीडर हु लेड द संथल रेबेलियन अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। संथल रेबेलियन किसने शुरू किया था, कौन लीडर था, तो संथल क्या रेबेलियन शुरू क्यों हुआ था, पहले वो सुनो। तो संथल में क्या हुआ कि भाई झारखंड और ये एरिया पड़ जाता था, बिहार वगैरह उड़ीसा वगैरह का एरिया था, झारखंड और उड़ीसा बोलते हैं मेनली, तो ये एरिया था। इन्होंने क्या किया था कि जो जमींदार वगैरह होते थे ना, वो भाई ऐसे झूठ बोलते थे कि तुम्हारे ऊपर टैक्स लगा दिया अंग्रेजों ने, अब तुम्हारी जमीन हमारे नाम करो, ऐसे धोखाधड़ी से भाई वो टैक्स वगैरह ज़्यादा लेते थे। और उनको बैक कर रही थी ब्रिटिश गवर्नमेंट कि ब्रिटिश इंडिया उनको बैक कर रही थी। बैक मतलब कि उनको बोल रही थी ठीक है तुम कर लो जो तुमको करना है, तुम्हारा एरिया है, जमींदारों को बोलती थी। और ये कर रहे थे इन ट्राइब्स के ऊपर, जो बेचारे ट्राइबल वगैरह होते थे ना, उनके ऊपर ज़्यादा जाति कर रही थी, उनकी ज़मीनें लेना, उनके ऊपर टैक्स बढ़ाना, उनके साथ ज़्यादा बदसलूकी करना, ये कर रहे थे। तो उन्होंने संथल मूवमेंट, तो वहाँ के जो ट्राइबल्स लोग थे ना, उन्होंने संथल मूवमेंट शुरू किया। और ये संथल मूवमेंट शुरू किया था सिद्धू मुर्मू जी ने, और इनका वो एक भाई था, उनके साथ मिलकर इन्होंने शुरू किया था। और उनके भाई का नाम क्या था मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है। विच स्टेटमेंट अबाउट द रानी गाइडिनल्यू के बारे में कौन सी भाई स्टेटमेंट सही है, तो ये क्या थी, सी लेड द नागा ट्राइबल रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश। तो नागालैंड में इन्होंने ट्राइबल रिवोल्ट किया था। ट्राइबल रिवोल्ट से क्वेश्चन ये 2-3 बन रहे हैं, इनको आप ध्यान से कर लेना, और क्वेश्चन बनाएंगे ना तो ट्राइबल से ही रिलेटेड आपको बनाए, क्योंकि जीडी का एग्जाम आपको होता है, सीआरपीएफ भी इंक्लूड होता, तो सीआरपीएफ में, तो आपको ये सब चीज़ समझनी है, बाकी टाइप में बात मत करें। आर्ट और कल्चर से कुछ क्वेश्चंस है वो मैं आपको करवा देता हूँ, आर्ट और कल्चर से रिलेटेड। कैप्टन विक्रम बत्रा हीरो ऑफ ऑपरेशन विजय ड्यूरिंग द कारगिल कन्फ्लिक्ट, तो उनको अवार्ड दिया गया था, ठीक है। तो कौन सा अवार्ड दिया गया था, उनके जब मार्टियर हो गए थे, शहीद हो गए, तो उसके बाद उनको अवार्ड दिया गया था, वो दिया गया था परमवीर चक्र। ये 1 लाइनर है, ये आपको याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एडिशनल बैंक्स वर नेशनलाइज, एकीकरण हुआ था, राष्ट्रीयकरण हुआ था भाई नेशनल बैंक्स का। तो राष्ट्रीयकरण बैंक्स का होता तो 1980 में होता, पूछ लिया कब हुआ था राष्ट्रीयकरण बैंक का नेशनलाइज कब हुए थे, 1980 में हुआ था, इंडियन गवर्नमेंट ने किया था। और कितने बैंकों का यहाँ पे राष्ट्रीयकरण किया था, 6 बैंकों का, आपको याद रखना 6 बैंक। कौन कौन से बैंक थे वो अभी तो नहीं पूछा, लेकिन फिर भी आप अपने हिसाब से कर सकते हो। इंडिया वॉन इट फर्स्ट गोल्ड मेडल इन मेंस हॉकी एट द एशियन गेम्स इन विच ईयर, कब भाई इसने इंडियन हॉकी ने अपना जीत लिया था पहला गोल्ड मेडल एशियन गेम्स के अंदर, तो वो जीता था इन्होंने 1966 के अंदर, पहला गोल्ड मेडल जीता था एशियन गेम्स के अंदर, ठीक है। अब व्हाट वाज द रिकमेंडेशन ऑफ नेहरू रिपोर्ट 1928 में जो नेहरू रिपोर्ट आई थी ना, उसका मूल मकसद क्या था, ठीक है क्या रिकमेंड किया था उन्होंने, तो उन्होंने रिकमेंड किया था डोमिनियन स्टेटस एंड जॉइंट इलेक्टोरेट, जो मैंने बताया था ना कि 1942 में अंग्रेजों ने कहा ना भाई अब ले लो तुम डोमिनियन स्टेटस, तो लेकिन नेहरू जी तो 1928 में मांग कर रहे थे हमको डोमिनियन स्टेटस चाहिए, ठीक है। लेकिन कब इन्होंने पूरी की, 1942 में भाई, 14 साल बाद इन्होंने पूरी की। कौन मानेगा 14 साल बाद तुम डोमिनियन स्टेटस दे रहे हो, अब नहीं चाहिए हमको, हम पूर्ण स्वराज चाहिए। तब 1942 में इन्होंने पूर्ण स्वराज वगैरह मांगा था। विच ऑर्गेनाइजेशन वाज फॉर्म्ड आफ्टर द इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी 18, मैंने बोला था ना कि इल्बर्ट बिल, स्टार्टिंग में क्वेश्चन था इल्बर्ट बिल से रिलेटेड, तो इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी कब हुई थी, वो हुई थी 1883 के अंदर, याद रखना है। और ये क्यों हुई थी, रेशियल टेंशन इन द कॉलोनियल इंडिया प्रोपोजिशन इंडियन जजेस कुड ट्राई यूरोपियन ऑफेंडर्स, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी थी। वो ये है कि भाई जो
ऑफेंडर्स है यूरोपियन, उनके सामने कोई इंडियन जज नहीं बन सकता, ये सब चीज़ें थी। तो इसने बोला इसके बनने के बाद ना कौन सी, जब ये एल्बर्ट बिल आया उसके बाद कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी जो एक और ऑर्गेनाइजेशन बन गई थी, वो थी यूरोपियन डिफेंस एसोसिएशन, यानी कि यूरोपीय रक्षा संघ बन गया था एल्बर्ट बिल के बाद। ठीक है, यही आपको याद रखना। फर्स्ट इंक्रोरेंस रेगुलर सेंसस आया था, जो पहला आपसे पूछ लेगा पहला 10 साल का सेंसस कब आया था, तो वो आया था भाई 1881 में। देखो क्वेश्चंस में ही क्वेश्चंस बन रहे हैं, और ये क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चन नहीं है कुछ भी बोल दिया, ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आ रहे हैं भाई। अब मान लो अगला क्वेश्चन चीज ने बोल दिया कि कब बना था पहला सेंसस, 1881 में बना था, याद होना चाहिए आपको। ठीक है, तो याद ये सब चीज़ें रखा करो। तो कौन थे जिन्होंने ये बनाया था पहला सेंसस, तो वो रिपन जी थे। ठीक है, रिपन जी आप याद रखना, रिपन जी। ठीक है, आप याद रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स इज नोन फॉर द प्री हिस्टोरिक पेंटिंग एंड इज ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट और प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स के लिए कौन सा है, भीमबेटका है, ये आपको याद रखना है। अब हु इज एसोसिएटेड विद ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, मूक नायक या बहिशक्ति हितकर्णी सभा और बहिशक्ति भारत, ये किससे रिलेटेड है, तो शेड्यूल कास्ट SC ST से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए ना, SC रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको BR अम्बेडकर जी ठोकना है, आंख बंद करके ठोक देना। ठीक है, आंख बंद करके। विच इंडियन स्टेट इज ए पार्ट ऑफ द 7 सिस्टर्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, कौन सा पार्ट नहीं है, नोट ये याद रखना, नोट कौन नहीं है, सिक्किम नहीं है। 7 सिस्टर कौन से हैं, तो भाई ये बन गया इंडिया का मैप। तो इधर की साइड जो 7 स्टेट है ना उनको बोलते हैं 7 स्टेट, लेकिन सिक्किम तो यहाँ ऊपर सी है बीच में चिकन नेक। ठीक है, तो यहाँ पे है सिक्किम, तो वो ये कोई कौन सा नहीं है, तो सिक्किम नहीं है, असम भी है, नागालैंड भी है, मिजोरम, सारे इस साइड कोने में पड़े हुए। ठीक है, तो 7 है टोटल स्टेट, आप याद रखना सबका नाम। हु वॉज रेस्पॉन्सिबल ड्राफ्टिंग द इंडियन पिनल कोड, तो IPC कब आया था, 1837 पूछ लेता है भाई। IPC से क्वेश्चन तो बहुत बनी रहे हैं, आपसे पहले मैंने करवा दिया। तो IPC कब आया था, 1837 में आया था। ठीक है, ये 1 लाइनर याद हो जाएगा, क्वेश्चन बन रहा है। अब पूछ रहा है कि कौन रेस्पॉन्सिबल था इसको बनाने के लिए, कौन जिम्मेदार था इसको बनाने के लिए, तो थॉमस बेबिंगटन मैकली। तो याद रखना है आपको, ये मैकले था, थॉमस बेबिंगटन मैकले, थॉमस बेबिंगटन मैकले याद रखना। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट एजुकेशन कमीशन इन इंडिपेंडेंट इंडिया, पहली एजुकेशन कमीशन से रिलेटेड मैं बोल दिया, जो फर्स्ट चीज़ है ना वो तो आपको भर भर के याद करनी है, कहीं पे मिल जाए आपको याद करनी है। तो कौन सा कमीशन बना था इंडिपेंडेंस इंडिया का, तो वो बन गया था यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। ठीक है, तो बाकी खत्म होता है सेशन यहीं पे। आज के इतने क्वेश्चन थे, कल स्टैटिक जीके 7:30 बजे फिक्स स्टैटिक जीके आएगी, आपको भाई लाइव आज जानना है। ठीक है, और 7:30 बजे फिक्स आपको देखना है। और मैं बता रहा हूँ 23 तारीख से पहले कहीं मत भटको, कम टाइम में ज़्यादा सिलेबस करना है ना, और ज़्यादा अच्छी चीज़ें करनी है, समझ के करना है, तो आप मेरे साथ ही जुड़ जाओ, इस चैनल को ज्वाइन कर लो, सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो अच्छी लगे, और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर से कर देना मेरे भाई, क्योंकि कमेंट आप करोगे तभी भाई हमको थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, बाकी इस वाली वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।